नमस्कार। अब तक आपने साक्षात्कार भी देख लिए होंगे कुटलैहड़ को लेकर और कुटलैहड़ के नेताओं की बातें भी सुनी होंगी। आज हमारे हाथ लगे हैं कुटलैहड़ के वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कुटलैहड़ की हर नवज इन्होंने देखी है, हर नवज पर इनकी कलम चली है। तो मेरे साथ हैं जोगिंदर देव आर्य जी। नमस्कार आर्य जी। नमस्ते भैया जी, आपका स्वागत है सभी का। तो मैं 1993 से पत्रकारिता के इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ। पहले मैंने दैनिक ट्रिब्यून, उत्तम हिंदू और अमर उजाला सभी जो बड़े ग्रुप हैं उसमें काम किया है। तो क्षेत्र की हर समस्या को उठाया है जिस पे हल भी हुआ। यहाँ कॉलेज की समस्या थी या यहाँ बस अड्डे की समस्या, उसके ऊपर हर सब्जी मंडी की समस्या, जो भी यहाँ की समस्याएं थी उन सब पे हमने लिखा है। तो लोगों की जो भी समस्या यहाँ रहती है उसके ऊपर हम लिखते रहते हैं। आर्य जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सबसे पहले? सर, मैं तनों से प्राइमरी मैंने किया, उसके बाद लठियाणी में मैंने अपना +2 तक शिक्षा ग्रहण की। उसका कॉलेज ऊना कॉलेज हम गए थे। तो उसके बाद पत्रकारिता कब चालू की? पत्रकारिता मैं कॉलेज टाइम से मैंने शुरू कर दी थी। 1993 में मेरा पहला लेख छपा था, वो भी पंजाब केसरी में छपा था। उसके बाद दिल में एक अरमान हुआ कि नहीं, मेरा नाम छपना चाहिए। तो सभी समाचार पत्रों में मैंने काम किया, मेरा नाम भी छपा। राष्ट्रीय स्तर तक भी हमारे जो खबरें थी वो लगी हैं, प्रकाशित हुई हैं। मैंने इंटरव्यू आज कुटलैहड़ के ऊपर हो रहा है, लेकिन मैंने परिचय जोगिंदर देव आर्य जी का इसलिए करवा दिया ताकि इनको जब मैं कुछ सवाल पूछूं कुटलैहड़ को लेकर तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाए कि इन्हें उस समय की बातें बिल्कुल डिट्टो पता हैं, क्योंकि इन्होंने कलम के माध्यम से वो चीज़ें लिखी हैं। कुटलैहड़ में ये पहली बार हुआ सन 2000 के बाद कि कोई विधायक एक पार्टी से चुनकर आया और दूसरी पार्टी में चला गया। इससे पहले ये 1900 कब हुआ था? 1980 में हुआ था। उसमें वक्त कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, जनता पार्टी टूटी थी उस वक्त। तो कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बन गई थी और कांग्रेस एक एस बन गई थी। इस प्रकार हुआ था। कांग्रेस आई और कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस एस आई बन गई थी जिसमें क्षेत्र के, हाँ, इंदिरा वाली। ये कहानी थी। उसके बाद 85 में जो 77 में यहाँ से चुनाव जीते थे, वही 1977 में यहाँ जो थे वो रामनाथ शर्मा जी जनता पार्टी से जीते थे। ठीक है। तो उसके बाद वो 1980 में पार्टी टूट गई थी, जनता पार्टी, क्योंकि विभिन्न विचारों के लोग 1977 में पार्टी में सम्मिलित हुए थे आपातकालीन के बाद। तो जो भी आया पार्टी में आता गया, जिस विचारधारा से सभी को पार्टी लेती गई। तो ये उस वक्त था, आपातकालीन की वजह से ऐसा हुआ था। 77 के बाद 85 में रामनाथ जी फिर, हाँ, 1985 में यहाँ पे, पहले मैं 1982 की बात करता हूँ कि यहाँ 3 प्रत्याशी थे। जनता पार्टी से थे ठाकुर रणजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बेयरत्न आर्य जी थे, और रामनाथ शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे। तो इनका जीत का मार्जिन बहुत कम था। ठाकुर रणजीत सिंह जी यहाँ से 400 साढ़े 400 मतों से जीते थे, तो जो कि 200 का मार्जिन रामनाथ शर्मा जी से और 400 का मार्जिन जो था वो श्री बेयरत्न आर्य जी के साथ था। तो 85 में फिर रामनाथ जी 1985 में 1985 में एक लहर चली, जो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई। तो 1985 में ये जो था, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में समझौता हो गया था। तो जनता दल का प्रत्याशी यहाँ पे ठाकुर रणजीत सिंह जी थे, वो हार गए थे। उसके बाद 93 में रामदास जी, 98 में रामदास जी और 3 में नहीं, 1990 का चुनाव हुआ। 1990 में फिर यहाँ से रामनाथ शर्मा जी ने चुनाव लड़ा और ये सीट फिर समझौते में चली गई जनता दल की। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर थी, लेकिन 1990 में फिर जनता दल यहाँ से जीता था। तो वो 3 साल तक ही सरकार चली, 2.5 साल तक सरकार चली थी। राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो उस वक्त केंद्र ने ये सरकारें तोड़ दी थी। 4 रथ यात्रा, हाँ, जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चलाई थी, उसी के तहत ये चारों सरकारें, 4 प्रदेशों की सरकारें तोड़ दी गई थी। हिमाचल का नंबर भी उसमें आया था। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे। नो वर्क नो पे, ये उसी सरकार की देन थी जब शांता कुमार जी का बहुत विश्व प्रसिद्ध स्लोगन आया था कि काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद 93 में, मैं इन्हीं की बात आगे बढ़ा देता हूँ, 93 में रामदास जी जीते, 98 में रामदास मांगड़ जी जीते, 2003 में टिकट बदल दिया भाजपा ने और 3 में वीरेंद्र कंवर जी को, पूरे क्षेत्र में जितने भी बीजेपी विचारधारा के लोग थे उन सब ने वोटें डाली और वो विधायक बने। तो जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे, वोट तो वो भी ले गए थे। पूरा विधायक उन्होंने भी लिया था ना। रामदास मलांगड़ जी ने भी चुनाव लड़ा था, राजा महेंद्रपाल ने भी चुनाव लड़ा था, और बहुजन समाज पार्टी से देशराज मोदगिल जी ने भी चुनाव लड़ा था। तो सभी का मार्जिन बहुत कम था। और कांग्रेस पार्टी से 2003 में सरोज
ठाकुर जी प्रत्याशी थे, चुनावों के बाद यहाँ से गायब हो गए थे। ये 2003-2007 में रामनाथ जी ने चुनाव लड़ा, 12 में रामदास जी ने लड़ा, 17 में विवेक शर्मा, 22 में देवेंद्र कुमार भुट्टो। अब प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाते हैं। अब एक पत्रकार के तौर पर इनसे सवाल करेंगे हम। तो हमें पहले बताइए कि कुटलहड़ कहाँ पिछड़ता रहा, अब तक कहाँ पिछड़ा है कुटलहड़? किन मुद्दों पे आपको लगता है ये होने चाहिए थे कुटलहड़ में और अभी तक नहीं है? नहीं, कुटलहड़ पिछड़ा नहीं, काफ़ी विकास पीछे हुआ था। जब वीरेंद्र कंवर जी यहाँ एमएलए थे, बहुत सी भवन यहाँ बने, उपमंडल यहाँ पे बना। उससे पहले रामदास मलांगड़ जी के टाइम में यहाँ पे पीडब्ल्यू का डिवीज़न बना। तो अभी आईपीएस का डिवीज़न वीरेंद्र कंवर जी के नेतृत्व में बना। तो यहाँ बहुत विकास अभी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के यहाँ तौर पर आप पे बताएं। स्वास्थ्य जो है वो सुविधा ना के बराबर है। कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, एक्सरे की सुविधा ना मात्र है, कोई वो है नहीं जो होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो नहीं है। मेरे पिताजी ने एक बहुत पहले पम्पलेट निकाला था, उसमें लिखा था कि बंगाणा में 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं उसकी आपको प्रतिलिपि भी दे सकता हूँ, लेकिन आज दिन तक नहीं हो पाया। गोविंद सागर झील से पानी सिंचाई उठाकर इस क्षेत्र को मिलनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। और बहुत से मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र के इस लोगों के लिए उपयोगी हैं, वो नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए मतलब नेतृत्व को अभी फिर अपना दिखाना पड़ेगा। अभी लोगों को बहुत सी आशाएं थी देवेंद्र भुट्टो जी से कि वो क्षेत्र के लिए करते, उन्होंने किया भी है। देवेंद्र भुट्टो जी ने यहाँ जैसे छोटे छोटे मैरिज हॉल बनाए, तो लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ। और पत्रकार के तौर पर पता नहीं कहना है, आपने बताना है आज। नहीं, पत्रकार के रूप में ऐसा है ना, वो उनके दिल में क्या सवाल आए, उनका जो उनके मुख से है कि जो यहाँ पे वकील। देखिए आर्य जी, आज मैंने आपको इंटरव्यू शुरू करने से पहले कहा था कि बातें आज घुमानी नहीं है। आज आपको स्पष्ट बताना है कि हिमाचल में हुआ क्या, कैसे ये 6 विधायक अलग हुए, क्या सिनेरियो रहा और क्या इसमें बीजेपी थी। नहीं, बीजेपी की भूमिका रही है। बीजेपी के जो हमारे नेता मतलब विपक्ष के रहे हैं, अपना जयराम ठाकुर, वो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो उसलिए उन्होंने प्रयास शुरू किया होगा, लेकिन वो उसमें असफल हो गए क्योंकि कांग्रेस ने एक कहानी उन्होंने अपने को बनाई थी रणनीति। कांग्रेस के जो नेता थे, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने कोई इतनी कच्ची गोलियां मेरे को लगता नहीं खेली हैं। संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने प्लान ए और बी और सी बनाया, उसकी वजह से उनकी सरकार बच गई। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि जयराम ठाकुर पिछले 5 साल में जब यहाँ पे मंत्री थे वीरेंद्र कंवर, कितनी बार कुटलहड़ आए? उन्होंने 2 बार कुटलहड़ आए थे। वो ऐसा तो नहीं था, जो भी आए उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ से वीरेंद्र कंवर जी ने डिमांड रखी, वो सब पूर्ण हुई थी। काफ़ी उनका डिमांड चार्ट था, तो ऐसा रहा है। एक बात ये भी है कि जो एक पत्रकार के तौर पर आपको भी ये पता होगा कि पूर्व सीएम और पूर्व मंत्री महोदय के रिश्ते कैसे थे? पूर्व सत्यता बतानी है। जयराम ठाकुर जी के साथ हाँ। थोड़ी सी उनमें आपस में था, लेकिन हमारे जो मंत्री वीरेंद्र कंवर जी थे वो भी पावरफुल व्यक्ति थे, और उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आ गया था जब लोकसभा की शायद इसी वजह से वो तार उनके थोड़ा सा गड़बड़ हो गए होंगे। तो ऐसा चलता रहता है राजनीति में, हर कोई चाहता है। आप मैं आपको फिर वापस वहीं लेके आता हूँ कि आप पत्रकार के तौर पर, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा खुल्लम खुल्ला हो जाए। ये इंटरव्यू आपको भी पता है कि हमने शुरू ही इसमें किया था कि खुल्लम खुल्ला। ये जो 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से आप सुजानपुर ले लीजिए, वडसर ले लीजिए, कुटलहड़ ले लीजिए, या फिर आप गगरेट लीजिए, क्या धूमल जी का इफेक्ट इन सीटों पर है? धूमल जी का इस क्षेत्र में प्रभाव पूर्णतः है, ऐसा नहीं है। पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो है धूमल जी का प्रभाव है। धूमल जी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब चुनाव के हार जीत के बीच धूमल जी खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि वो यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। वो हर व्यक्ति को जानते हैं, वो काफ़ी वर्षों से पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें पता है कि पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, उसकी क्या नवज है, वो सारा टटोल जानते हैं। वो हर कार्यकर्ता को काम पे लगा सकते हैं। जो लग नहीं रहे हैं काम पर? नहीं, अभी लग गए हम। यहाँ कुटलहड़ में हम देख रहे हैं कि भाजपा के जितने भी मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, सब ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। देखिए आप, मैं ना धरातल पे आना चाहूँगा। अरे जी, आप बातों को घुमाइए मत ना, ये जलेबी नहीं बनानी आज हमें बड़ा स्पष्ट चलना है, सीधे सीधे। आपको लग रहा है धरातल पे काम हो रहा है? आपने सच बताना है कि क्या खुश है कार्यकर्ता बीजेपी का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि मैं कल ही देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो मंडलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है अपना काम शुरू कर दिया। मैं देख रहा था, मैं कल रजत होटल में उनके पास गया था, तो देख रहा था कि वो लगे हुए हैं अपने काम पे। तो ऐसा नहीं है, कल एक महामंत्री और बनाए गए हैं। एक महामंत्री की निष्क्रियता के चलते मेरे को लगता है नए महामंत्री बनाए गए, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है।
चुनाव टफ। राजेंद्र मलांगड़ जी जो बने हैं कल महासचिव, तो उनका फ़ायदा होने वाला है, तो काफ़ी लाभ उनका मिलेगा, क्योंकि यहाँ रामदास मलांगड़ जी का एक अपना प्रभाव है, उनका एक अपना गुट है, एक सिस्टम है उनका, तो लाभ मिलेगा भारतीय जनता आपको पार्टी क्या लग रहा है कि विवेक और देवेंद्र कुमार भुट्टो में जो यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है, कितना लगता है किसे एज, प्रेजेंट सिनेरियो में आप किसे एज देखते हैं? इस वक्त देवेंद्र भुट्टो जी आगे चल रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी आगे चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक टिकट ही घोषित नहीं हुआ है, तो सबका यहाँ का जो वोटर बस चुप हो गया, चुप्पी साध ली है। इससे पहले एक कांग्रेस के पक्ष में एक लहर थी, लेकिन अब जो है वो लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गई है। तो अभी इस चुनाव के लिए बहुत सा समय है, इस वक्त कुछ कहना जल्दबाजी रहेगा, लेकिन अभी मैं मानता हूँ जो हम क्षेत्र में लोगों की जो चुप्पी है, उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त बढ़ रहे हैं लोगों के विचार। तो अभी देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। आज जो मैं कह रहा हूँ, आज के सिनेरियो में तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एज है इसमें बीजेपी को, और कितना विवेक शर्मा कितना उन मुद्दों को भुना पाएंगे जो यहाँ के हैं, क्योंकि इससे पहले भी विवेक शर्मा चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में। वो कुछ ही बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लगभग अगर उसे आधा कर दें तो 2500-3000 के आसपास मार्जिन बनता है, अगर सिनेरियो शिफ्ट करके देखें कि 52-5600 वोट के आसपास था। उसमें मैं यही कहूँगा कि 2017 में विवेक शर्मा ने यहाँ क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, वो हवाई नेता थे उस वक्त। उसके बाद लोग कहते हैं कि चश्मा लगा के आते थे, चश्मा लगा के आते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार उनमें परिवर्तन काफ़ी हुआ है। 2022 के चुनाव में अगर वो प्रत्याशी होते वो भी जीतते। इस समय भी विवेक, वैसे तो विवेक की स्थितियां ठीक हैं इस समय, क्योंकि लोग जानते हैं पिछले 5 सालों में काम किया था, लेकिन वो जानते हैं कि वो अच्छा साधारण व्यक्ति, हर व्यक्ति से नम्रता से बात करता है, ऐसा सारा उसके पक्ष में है। चुनाव लड़ने में और चुनाव को आगे बढ़ाने में, क्योंकि एक लंबा समय है चुनाव के बीच, इस समय अगर प्रेजेंट स्थिति में देखा जाए तो बहुत पहले 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, और बीजेपी ने बहुत एडवांस टिकट भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विवेक थोड़े धीरे हैं। हाँ, विवेक शर्मा भी धीरे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तेज चल रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे की ओर काफ़ी बढ़ रही है चुनाव प्रचार में। जैसे कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं कि बहुत ही सधे हुए पत्रकार हैं और हर चीज़ जानते हैं। कैमरे के पीछे और भी बहुत सारी बातें हुई हमारी, लेकिन कुटलहड़ की बात करें तो कुटलहड़ में मुद्दे बहुत सारे हैं, कुटलहड़ में नेता बहुत रहे हैं और बहुत बहुत मान्य नेता रहे हैं। शुरुआत हुई ठाकुर रंजीत सिंह, उसके बाद रामनाथ शर्मा, आदरणीय रामदास मलांगड़ जी, उसके बाद वीरेंद्र कंवर जी, उसके बाद देवेंद्र कुमार भुट्टो जी, उसके बाद विवेक शर्मा। इन सभी नेताओं की एक्सेप्टेंस है, मतलब कुटलहड़ में ऐसा नहीं है इन लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है। चुनाव भी गर्म होता जा रहा है धीरे से, जैसे आर्य जी ने बताया आपको, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है अभी थोड़ा समय लगेगा। अब थोड़ा सा हमें जाते जाते बस इतना बता दीजिए कि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक यहाँ से वीरेंद्र सिंह कंवर जी की भूमिका कैसे देखते हैं अभी इन चुनावों में? माननीय जो मंत्री वीरेंद्र कंवर जी हैं, उनसे मेरी भी पीछे एक दिनों बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाऊंगा। ये तो हो गया। देखिए अरे जी, मैं बार बार इंटरव्यू के बीच बार बार आपको टटोल रहा हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि पब्लिक के लिए मैसेज छोड़ना और एक होता है वैसे मैसेज छोड़ना। नहीं, मुझे लगता है कि जो मुझे लगता है हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्तिगत रूप में नहीं जाएंगे। उनका पारिवारिक मतभेद होने के चलते वो कुछ खफा होंगे, लेकिन वो राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वो संघ से जुड़े कार्यकर्ता तो पार्टी के बाहर भी नहीं जाएंगे। तो उनकी चुप्पी कितना नुकसान कर सकती है? चुप्पी नुकसान कर सकती है। वैसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, कि मैं संघ से जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा मुझसे कहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कह रहे हैं। बाकी उनकी चुप्पी है तो उसके लिए अब संगठन देखेगा, वरिष्ठ नेता देखेंगे कि उनका लाभ लेना है या नहीं लेना, उनके ऊपर निर्भर है। सिनेरियो बना हुआ है, ये तो सच है। जहां देवेंद्र कुमार भुट्टो, वीरेंद्र कंवर, तो वहीं विवेक शर्मा, और साथ साथ में एक नाम जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है वो है देसराज गौतम। आप इस पर थोड़ा सा। देसराज गौतम जी का एक काल था, अब मैं उनके काल को अब नहीं मानता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम कुटलहड़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किया था। उस वक्त वो विकास के काम भी गिनाते थे, उनके साथ सरकार का पूरा बर्दाश्त उनके ऊपर था। चेयरमैन रहे हैं उत्तरी भारत खादी ग्रामीण उद्योग के। लेकिन अब वो पीछे, मैं देख रहा था पीछे 5, 7, 10 वर्षों से वो थोड़ा सा पीछे रह रहे थे। अगर वो खुल के आते इन 10 वर्षों में तो मेरे को लगता है उनका को बल उनको मिलता, आसार बन सकते थे।
पर चलो फिर भी अभी शुरू किया है उन्होंने, रैली थी कांग्रेस की तो अपने युवा वर्ग लड़कों को साथ लेके आए थे, तो वो प्रयास कर रहे हैं। एक चीज है ना कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंच पर हैं, विवेक शर्मा को एक तरह से सार्वजनिक घोषित कर दिया था कि हाँ इन्हीं का नाम चल रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी में यही है इस समय जो है, बाकी तो कार्यकर्ता कौन कितना अपने साथ लेता है वो तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस की एक बात रही है, कुटलहड़ बेशक हारती रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो बंध कर रहा है, वो हमेशा एक तरह से 10% ही कम रहा है बीजेपी से। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कुटलैड़ में कांग्रेस का वोट बैंक कहीं कम नहीं हुआ, हमेशा हर चुनाव में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बिना नेतृत्व के। 1985 के बाद 33-35 वर्षों में मतलब कांग्रेस पार्टी को नेता भी नहीं मिला, इतना नेता विहीन होने के बाद भी। और यहाँ मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें गुटबाजी की वजह से ऐसा होता रहा है। सिनेरियो रहा है ना कुटलहड़ का, ब्राह्मण, राजपूत और SC OBC। यहाँ पर पहले सिनेरियो ये होता था, जो आज से 15-20 साल पीछे चले जाऊं, जब तक कांग्रेस यहाँ पर रही, कांग्रेस ने एक ही चुनाव जीता है यहाँ पे, कांग्रेस ने कोई और चुनाव नहीं जीता। उस समय ये था कि ब्राह्मण SC एक तरफ थे और राजपूत एक साइड थे, तो इसलिए उस समय आया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने राजपूत और SC ब्राह्मण समावेश बनाया और वो साथ साथ आगे बढ़ते गए। तो ये सिनेरियो है। मैंने ये आपको कास्टिज्म का इसलिए बता दिया क्योंकि खुलकर लोग इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन चौक चौराहों पर इस बारे में बात होती है। चौक चौराहों पर यहाँ के कास्टिज्म पर भी बात होती है, यहाँ की जातीय जो परिदृश्य है कुटलहड़ का, उस पर भी बात होती है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जोगिंदर देव आर्य। एक इंटरव्यू भी हो गया और इनसे कुछ जानकारियाँ हमने निकलवाने की कोशिश की। कितनी जलेबियाँ इन्होंने पकाई, कितनी नहीं, वो ये जाने, लेकिन जनता तक हमने एक बेहतर खबर पहुँचाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं यदि फेसबुक के, तो पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये गॉसिप कैसी लगी। हम इसे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।